नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल पे। जैसा कि थंबनेल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज आपको इस वीडियो के माध्यम से क्या बताया जाएगा। इस वीडियो में KVS PRT का जो 2018 में एग्ज़ाम हुआ था वो डिस्कस किया जाएगा। जो भी विद्यार्थी इस बार KVS PRT का पेपर देने जा रहे हैं वो ये चीज़ बहुत अच्छे से जानते होंगे। उन्होंने पहले टेट और CTET एग्ज़ाम भी निकाला होगा, जिसमें उन्होंने ये पाया होगा कि अगर हम प्रीवियस ईयर पेपर को एक बार देख लेते हैं, उसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं तो हमारी जो तैयारी होती है उसमें 4 चांद लग जाते हैं। जी हाँ, अगर आप एक बार कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, उसका प्रीवियस ईयर पेपर है, उसको एक बार आप देख रहे हैं तो आपका माइंड सेट हो जाएगा कि आपको किस तरीके से अपनी तैयारी करनी है। चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और कोई भी कमी हो तो उसके लिए कमेंट में ज़रूर बताएँ। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे आपके लिए अपोजिट पूछा गया है फैक्ट का। तो जो फैक्ट होता है उसका अपोजिट होता है लाई। यहाँ पे लिखा है वर्ब आपको फिल करना है, द हेडमास्टर डैश टू स्पीक टू यू। इस वांटिंग नहीं होगा, वॉज वांटिंग भी नहीं होगा, वर वांटिंग भी नहीं होगा, वांट्स होगा। वांट्स क्यों होगा? अगर आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो आपका सेंस जो आएगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का आता है कि जो हेडमास्टर है वो आपसे बात करना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है वो ये है कि ही हैज़ डैश फॉर 5 आवर्स। ये हमको पता है कि जो फॉर होता है या सिंस होता है ये हमारे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आते हैं, और यहाँ पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की सिर्फ एक ही वर्ब दे रखी है जो कि है हैज़ बीन स्लीपिंग, इसलिए बाकी तीनों ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें लिखा हुआ है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इम्प्रूव एंड अंडरलाइन पार्ट with the help of given options. I shall have much pleasure in accepting your kind invitation to dinner. यहाँ पे ये जो अंडरलाइन किया गया है सेंटेंस, आपको इसको इम्प्रूव करना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए अगर हम हिंदी में सेंस निकालते हैं तो आएगा आई शैल हैव मच प्लेजर। तो हमारा बहुत गलत बन रहा है। तो आई हैव मच प्लेजर, मैं बहुत खुशी फील करता हूँ आपका इन्विटेशन का, जो इन्विटेशन है डिनर का, उसको एक्सेप्ट करने में। नेक्स्ट होगा हमारा नो सूनर डिड द पुलिस अराइव दैन द रॉबर्स मेड गुड देयर एस्केप। तो यहाँ पे नो सूनर डिड द पुलिस अराइव नहीं होगा, क्योंकि हमको पता है डिड के साथ में फर्स्ट फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म नहीं आती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ईडियम को लेकर बाई फिट एंड स्टार्ट, जिसका मतलब होता है सडनली, कोई भी काम अचानक से होना। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हिज परफॉर्मेंस इन द ऑफिस इज़ क्वाइट सुपरफिशियल। यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड है आपको उसका ऑल्टरनेटिव मीन चूज़ करना है, उसका मीन होगा शैलो। इसके आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको एरर को फाइंड आउट करना है। इट इज़ हाई टाइम दैट वी सेंड द आंसर टू दिस क्वेरी। यहाँ पे पार्ट 1 में एरर पाई गई है हाई टाइम में। इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ऑर्थोडॉक्स। इसका मीनिंग क्या होता है? देखिए, वन हु होल्ड इस्टेब्लिश ओपिनियंस, एक व्यक्ति जो अपने खुद के ओपिनियंस को इस्टेब्लिश करके रखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सप्लिसिट। इसका मतलब क्या होता है? स्टेटमेंट दैट इज़ एब्सोल्युटली क्लियर। ये मतलब आपकी वोकैबुलरी है, तो ज़रूरी नहीं है कि यही आए, आपको वोकैबुलरी को अपना स्ट्रांग रखना है, क्योंकि क्वेश्चन जैसे कि आप देख रहे हैं दिए हुए हैं। नेक्स्ट हमारा हिंदी का आता है। मैंने कल एक छोटी सी हिंदी के सिलेबस को लेके भी वीडियो बनाई थी, आई होप साथियों आपने वो देखी होगी, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी। इसमें आपको सही वर्तनी को पहचानना है। यहाँ पे ये 4 वर्तनी दे रखी है, देखिए ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। सही क्या है? उज्ज्वल, क्योंकि हमको पता है उज्ज्वल में 2 आधे जा आते हैं। नेक्स्ट है आपका जल्दी चलो। यहाँ पे जो रेखांकित जो शब्द है उसमें कौन सा विशेषण है ये पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? क्रिया विशेषण होगा, क्योंकि जो चलो वर्ड है वो आपकी क्रिया है और उसकी विशेषता बता रहा है जल्दी वर्ड, तो जल्दी क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो गया। आगे हम बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा शब्द पर्वत का पर्याय नहीं है? देखिए, पर्वत का भूदर भी होता है, नग भी होता है, शैल भी होता है, लेकिन नभ नहीं होता है। नभ हमारा किसका होता है? आकाश का होता है, गगन, व्योम, अंबर। सुख चैन में समास क्या होगा? सुख चैन, ही दोनों में द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास कौन से होते हैं? जिनमें दोनों शब्दों में प्रमुखता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम पढ़ते हैं छाती पर सांप लौटना। छाती पर सांप लौटना एक मुहावरा है जिसका सही अर्थ आपको बताना है। इसका जो सही अर्थ है वो होगा ईर्ष्या करना। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम उस पर अब आगे बढ़ते हैं। परिक्रमा शब्द में उपसर्ग है। देखिए, परिक्रमा में हमारा परि उपसर्ग होगा। क्या होगा दोस्तों? परि। मेरे पास थोड़े रिसोर्सेज कम है, इसलिए मैं आपको क्लियरली लिख के हर चीज़ नहीं समझा पा रही हूँ। मैं कोशिश करूँगी आगे आने वाली वीडियो में ये कमी भी पूरी हो जाए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। देखिए इस बार फसल अच्छी होगी, ये तो हमारा सही है। बैठक का समय 4:10 होगा, ये भी सही है। जब वर्षा होगी तब देखा जाएगा, ये भी सही है। लेकिन हम सब जा रहे हैं, आप भी चलोगे, ये वाला हमारा गलत है। सिंह और यहाँ पे हमसे जो गलत है वही पूछा गया है। दोस्तों थोड़ा पीछे की जो बैकग्राउंड नॉइज़ है उसको इग्नोर करिएगा। सिंह वन में रहता है, तो वन में क्या हो गया, अपादान हो गया। आपने कारक तो पढ़े ही होंगे, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान में, तो उस अकॉर्डिंग में आ रहा है, तो में किस में जाता है, अपादान में जाता है। बाकी हिंदी की क्लासेस आपको मेरे चैनल पर मिलेंगी, जिसमें KVS PRT को लेकर प्रॉपर हिंदी कराई जाएगी। विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होता है। देखिए विद्वान का विदुषी होता है। शाखा का बहुवचन क्या होता है, शाखाएं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अब हमारा पार्ट 2 स्टार्ट होता है, जो कि जनरल अफेयर्स, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स को लेकर है। ये 2018 का पेपर है, तो जो इसकी जीके और करंट अफेयर्स होगा वो उसी टाइम का होगा, तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो आएगा वो हमारे 6 महीने पहले का पूछा जाएगा। देखिए इंग्लिश वाले क्वेश्चन भी लिखे हैं, जिसको हिंदी में पढ़ना पसंद ना हो वो इंग्लिश वाले क्वेश्चन को रीड कर सकता है। बाकी मैं इसकी PDF आपको अपने टेलीग्राम पर दे दूँगी, उस पर आपको PDF मिल जाएगी। देखिए माल और सेवा कर, जिसे हम GST कहते हैं, वो भारत में कब से लागू हुआ था। तो इसमें जो राइट आंसर होगा अप्रैल 2017, क्योंकि अप्रैल 2017 से जो GST था वो भारत में लागू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं। दिल्ली की सुरक्षा प्राचीर में निम्न में से कौन सा इब्ने बतूता के द्वारा सबसे उत्तम दरवाज़ा बताया गया। तो इसका राइट आंसर होगा दिल्ली दरवाज़ा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। भारत में वे कौन सा राज्य है जिसने सर्वप्रथम राज्य की सभी घरों की छतों पर वर्षा जल संचयन की संरचना का निर्माण किया। यानी कि यहाँ पे बात हो रही है रेन वाटर हार्वेस्टिंग की, कि जिसने अपनी छतों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो मॉडल था सबसे पहले अप्लाई किया, फर्स्ट स्टेट इन इंडिया, जो कि हमारा तमिलनाडु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है। कुछ दोस्तों आप लोग को याद आया कि चिपको आंदोलन, ये तो वही टॉपिक है जो हमने CTET और TET में भी EVS का जो हमारा सब्जेक्ट हुआ करता था उसमें पढ़ा था। तो चिपको आंदोलन हमारा उत्तराखंड से संबंध रखता है। सुंदरलाल बहुगुणा थे जिन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक का संस्थापक कौन है। तो इसका हमारा आंसर होगा मोहम्मद यूनिस। मोहम्मद यूनिस ही हैं जिन्होंने बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा कृष्णा सोपती। निम्नलिखित में से, देखिए आपको समझ में आ रहा होगा कि जो करेंट अफेयर्स है उसके जो अवार्ड वाले क्वेश्चन हैं वो भी आ रहे हैं, तो आपको उन पर भी अपना ध्यान देना होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। इसका राइट आंसर होगा ब्रह्मपुत्र। और ये भी हमको पता है कि चीन में इसको अलग नाम से जानते हैं और बांग्लादेश में अलग नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अपक्षेपण या वर्षण का रूप नहीं है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा निरपेक्ष आर्द्रता, जिसे इंग्लिश में हम एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, दीपा कर्माकर ने मालदीव तुर्की में जुलाई 8, 2018 को जिम्नास्टिक वर्ल्ड चैलेंज कप में स्वर्ण पदक जीता। किस इवेंट में उन्होंने ये जीत हासिल की। तो इसका राइट आंसर होगा वॉल्ट इवेंट। निम्नलिखित में से किस देश ने 2018 में एशियाई खेलों की मेजबानी की। इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम, अब हमारा रीजनिंग शुरू होता है। देखिए रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, ये जितना भी सॉल्यूशन वाला पार्ट है इसका वीडियो मैं आपको अलग से दिखाऊंगी, अलग से करवाऊंगी प्रॉपर सॉल्व। एक्चुअली मेरे पास अभी वो सोर्सेज थोड़े नहीं है जिससे मैं आपको लिख सकूं या सॉल्व करा सकूं, तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको भी आंसर ही बता रही हूँ। 1-2 दिन में आपको जल्द ही इसका कंप्लीट डिटेलिंग सॉल्व वीडियो भी देखने को मिलेगा दोस्तों, बस मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। देखिए किसी 18 सेंटीमीटर इंटू 48 सेंटीमीटर इंटू 16 सेंटीमीटर वाले आकार की सोने की ईंट को पिघलाकर घन की आकृति में परिवर्तित किया गया है। इस नई आकृति की एक भुजा किसके बराबर है। तो इसका हमारा जो राइट आंसर होगा वो 24 सेंटीमीटर होगा। कैसे होगा ये आपको 1-2 दिन में एक वीडियो आएगा जिसमें इसका कंप्लीट डिटेलिंग सॉल्यूशन होगा, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि मैं अभी इससे इतना प्रॉपर सॉल्व नहीं कर पाऊँगी, वरना आप लोग को स्क्रीन पर कुछ भी क्लियर दिखाई नहीं देगा। कोई व्यक्ति घंटाघर के निकट खड़ा है, वह दक्षिण की ओर चलकर बिंदु P पर पहुंचता है। कि बिंदु P इस तरीके से हो जाएगा, जो कि घंटाघर से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। ये हमारा 8 किलोमीटर हो गया। एक्चुअली मैं ये हाथ से लिख रही हूँ और फिर वो स्क्रीन पे बहुत तो बड़ा हो रहा है, इसी क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो ही नहीं पाएगा।
वह बिंदु P से दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है और बिंदु Q पर पहुंचता है। बिंदु Q से वह फिर दाएं मुड़कर बिंदु R पर पहुंचता है जो कि बिंदु Q से 10 किलोमीटर दूर है। बिंदु R से वह दाएं मुड़कर स्थान S पर पहुंचता है जो R से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। अभी वह घंटाघर से कितनी दूर और किस दिशा में है? इसका जो राइट आंसर है वो 2 किलोमीटर उत्तर होगा। कैसे होगा ये आपको जल्दी पता लगेगा। नीचे दिए गए 4 शब्दों में से एक शब्द अन्य 3 से भिन्न है, उस विषम शब्द को चुनिए। देखिए यहाँ पे वाइट हमारा डिफरेंट होगा, रेड, येलो एंड ब्लू ये सब हमारे प्राइमरी कलर्स में आते हैं। इंद्र एक पुरुष तथा सहेज एक स्त्री है। सहेज की माता इंद्र की माता की बहन की बेटी है। सहेज का इंद्र से क्या संबंध है? इसका जो भतीजी निकल के आएगा कैसे आएगा? देखिए इंद्र हमारा एक पुरुष, एक ये पुरुष हो गया। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो वुमेन होती हैं उसके लिए हम सर्कल से डिनोट करके अपना जो क्वेश्चन होता है इसको सॉल्व करते हैं, और जो मैन होते हैं उसके लिए हम स्क्वायर का यूज़ करते हैं और जनरेशन वाइज हम इसको ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें आपको पहचानना है कौन सी हमारी फिगर सेम हो रही है। उपयुक्त 2 आकृतियों में कुछ संबंध है। निम्नलिखित आकृतियों में से उस आकृति समुच्चय को चुनिए जिसका वही संबंध है जो उपरोक्त आकृतियों का है। देखिए आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि सर्कल के अंदर ट्राइंगल बनाए, और दूसरी वाली में क्या है, वो जो अंदर वाली आकृति है वो बाहर बिग फॉर्म में आ गई है। तो अब हम इसमें देखते हैं कि ऐसा कौन सा है जिसमें ये वाली आकृति रिपीट हुई है। तो देखिए ये 4th वाला जो हमारा है, इसमें जो अंदर, मैं आपको इंग्लिश वाले में समझाती हूँ, ये जो अंदर सर्किल बना है वो सेकंड वाले में बाहर निकल आया है, तो यानी कि यही हमारा उस वाले डायग्राम से मैच कर रहा है। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित शब्दों को ध्यान से देखिए। ये आपको शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि यदि इन शब्दों को शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर होगा? इसमें हीटिंग हमारा जो वर्ड होगा वो तीसरे स्थान पर होगा। देखिए आप इसमें अगर देखेंगे तो HE हमारे इन 4 में HE आ रहा है। फिर हम देखते हैं कि एक इसमें आ रहा है, ए हमारा इन 3 में आ रहा है। ए के बाद में फिर हम अपना ए तक हमारा मैच हो गया। ए के बाद में फिर हमारा हील, और ये हमारा क्या आ रहा है बच्चों, हील, और यहाँ पे भी हील आ रहा है। फिर हम आगे देखेंगे हमारा हीलिंग फर्स्ट पे आ जाएगा, हेल्दी सेकंड पे आ जाएगा और हीटिंग थर्ड पे आ जाएगा। ये हमारा एक मिरर का क्वेश्चन है। इसमें हमसे मिरर इमेज पूछा जा रहा है। देखिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त आकृति का प्रतिबिंब है जबकि दर्पण को रेखा AB पर दिखाया गया। ये हमारा जो इसका डायग्राम है, कुछ हमारा D एक बनेगा छोटा वाला, सॉरी ये छोटा वाला है, और फिर बड़ा वाला ये होगा। मेरी फिंगर से इतनी अच्छी फिगर बन नहीं पा रही है, कुछ इस टाइप की फिगर होगी। अब देखते हैं ये कहाँ बनी है। ये हमारा देखिए यही दिख रहा है, ये D है, ये ऐसे D आ गया। पीछे वाला पीछे को आ रहा है, जो D का पेट है फूला हुआ सा वो हमारा लाइन पे आ रहा है। तो यहाँ पे भी जो D का पेट है फूला हुआ सा वो हमारा लाइन पे आ रहा है। C का ओपन माउथ भी हमारा लाइन पे आ रहा है, यहाँ भी C का ओपन माउथ हमारा लाइन पे आ रहा है। P हमारा जो P का ऊपर वाला एरिया है वो जो सर्कल है उस पर टच हो रहा है। देखिए यहाँ पे हो रहा है। ए हमारा सेम है, तो हमारा यही क्या हो गई, मिरर इमेज हो गई। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। 8 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन की सभी भुजाओं को लाल रंग से रंग दिया गया है। अब इसे प्रत्येक 2 सेंटीमीटर की भुजा वाले छोटे छोटे घनों में काटा गया है। इनमें से कितने छोटे छोटे घनों की एक या अधिक भुजाओं को लाल रंग से रंगा गया है? इसका राइट आंसर होगा 56। किसी कूट भाषा में प्रिंसेस को ये लिखा गया है, इसी कूट भाषा में स्पाइस जेट को क्या लिखा जाएगा? ये हमारा राइट आंसर 4th वाला होगा। फ्रेंड्स सॉरी, मैं आप लोग को थोड़ा डिटेल में नहीं बता पा रही हूँ, क्योंकि मैं इसे सॉल्व करूँगी तो मेरी पूरी स्क्रीन पे क्वेश्चन ही उतर पाएगा, आंसर आ ही नहीं पाएगा, और हाथ से फिंगर से उतने अच्छे से जो लेटर्स हैं वो ड्रॉ भी नहीं होते हैं। ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, देख के आप लोग समझ गए होंगे, बट मैं 2-3 दिन में जल्दी ही ट्राई करूँगी कि मैं आपके लिए इसका अपना जो रिसोर्सेज हैं, लैक ऑफ रिसोर्सेज हैं, उसको पूरा करके आपको प्रॉपर वे में एक्सप्लेन करूँ। संख्याएं 3, 4, 5 का वही संबंध बताइए जो संबंध संख्याओं 1, 2, 3 का संख्याएं 1, 4, 9 से है। तो देखिए इसमें हमारा 1, 2, 3, 9 का संबंध 1, 4, 9 से क्या है? 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 3 का स्क्वायर 9 होता है। सेम एज हमारा 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 4 का स्क्वायर 16 आएगा, 5 का स्क्वायर 25। तो इसमें जो सेकंड वाला है हमारा ये वाला राइट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं अब हम कंप्यूटर पे। MS वर्ड में थिसॉरस टूल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो समानार्थी और विलोम शब्द होगा। इसको हम सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स वर्ड्स कहते हैं। निम्नलिखित में से क्या समानता है? फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम,
पिंटरेस्ट, देखिए ये सभी सोशल नेटवर्किंग साइट हैं। तो इसमें कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा कि ऑल आर सोशल नेटवर्किंग साइट्स। कृत्रिम ज्ञान निम्नलिखित में से किसके लिए विज्ञान और इंजीनियरिंग है? बुद्धिमत्तापूर्ण मशीन बनाने के लिए, जिसको हम कहते हैं मेकिंग इंटेलिजेंट मशीन, या फिर मानव की तरह सोचने वाले कंप्यूटर बनाने के लिए। तो हमारा यहाँ पे बोथ ए एंड बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट इफेक्ट MS पावर पॉइंट फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध नहीं है? तो जो शेडो होता है ये हमारा MS पावर पॉइंट फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में अवेलेबल नहीं होता है। MS ऑफिस में फॉर्मेटिंग टूल बार पर फॉन्ट साइज टूल में डैश सबसे छोटा तथा डैश सबसे बड़ा फॉन्ट साइज उपलब्ध है। तो इसका राइट आंसर होगा जो हमारा 8 होता है वो सबसे छोटा होता है फॉन्ट साइज, और 72 सबसे बड़ा, लेकिन किस में होता है? MS ऑफिस में होता है। दैनिक संचालन के लिए लैपटॉप पर आमतौर पर प्रयुक्त होने वाले इनपुट डिवाइस कौन सा है? कीबोर्ड और माउस। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। एक स्लाइड के जाने और दूसरी स्लाइड के आने के मध्य मोशन इफेक्ट डालने के लिए निम्नलिखित में से किस विशेषता का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा स्लाइड ट्रांजिशन। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय IIT कंपनी है? HCL और TCS, ये दोनों कैसी कंपनी है? IT कंपनीज हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे हमें मैचिंग करना है वाईफाई, क्रोम, फाइल, चार्जिंग, मॉडेम, केबल, हार्ड ड्राइव और केबल। तो इसमें पूछ रहे हैं कि कौन सा युग्म है जो कि शेष से भिन्न है? तो वाईफाई मॉडेम सही है हमारा, क्रोम केबल नहीं। क्रोम क्या है हमारा? यहाँ पे हम सर्च करते हैं, और इसलिए हमारा जो बी होगा वो हमारा भिन्न होगा। फाइल हार्ड ड्राइव में होती है, सही है। चार्जिंग केबल, ये भी सही है। किसी डॉक्यूमेंट में डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? अगर हमें अपना कोई भी डेटा एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे उसको ले जाना है तो हम क्या करते हैं? कट और पेस्ट कमांड का यूज़ करते हैं। पहले हम उसको कट करते हैं, फिर हम उसको जिस भी प्लेस पे हमें उसे उस डेटा का यूज़ करना होता है वहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ये हमारे 50 क्वेश्चंस हो गए हैं दोस्तों। अब हम आते हैं पेडागॉजी पे, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए पेडागॉजी शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, पेडागॉजी को आप हमेशा बाइलिंगुअल लैंग्वेज में ही पढ़ें तो ही अच्छा होगा, वरना आप एग्ज़ाम में अगर आप सिर्फ हिंदी में पढ़ रहे हैं, स्पेशली फॉर हिंदी वाले बच्चों के लिए, तो उनको बड़ी दिक्कतें आएंगी क्वेश्चन को समझने में। निम्नलिखित में से कौन शिक्षा के अवसर में समानता की महत्वपूर्ण बाधाएँ हैं? क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट बैरियर्स इन द इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़। देखिए शिक्षार्थी की आर्थिक स्थिति में अंतर, या फिर जेंडर असमानता, या फिर सार्वजनिक विद्यालय प्रणाली, या फिर शैक्षिक संस्थानों के मानकों में अंतर। तो देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि अवसर में समानता की महत्वपूर्ण बाधाएं कौन सी हैं। एक तो शिक्षार्थी की जो आर्थिक स्थिति है वो भी कहीं ना कहीं बाधा होती है। दूसरी जेंडर असमानता, यानी कि जेंडर अनइक्वालिटी, भेदभाव करना। और फिर हमारी आती है शैक्षिक संस्थानों के मानकों में अंतर, यानी कि डिफरेंसेस इन द स्टैंडर्ड ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ये तीनों हमारी क्या है? शिक्षा के अवसर में समानता की महत्वपूर्ण बाधाएं हैं, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंसेस आते हैं। तो हमारा जो आंसर नंबर 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक और संवेगात्मक रूप से परिपक्व व्यक्ति का गुण नहीं है? देखिए वह सामाजिक अपेक्षाओं पर खड़ा उतरना अपना प्रमुख लक्ष्य बनाता है, या फिर वह दुश्चिंता एवं अंतर्द्वंद से अपेक्षाकृत मुक्त होता है, या फिर वह संवेगात्मक तनाव की स्थिति में संयम बनाए रखने में समर्थ होता है, या फिर वह विनोद प्रिय होता है और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि सामाजिक और संवेगात्मक रूप से परिपक्व व्यक्ति का गुण नहीं है, मतलब कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सोशली एंड इमोशनली मैच्योर पर्सन। देखिए वह विनोद प्रिय होता है और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है, ये तो हमारा गुण हो गया। वह संवेगात्मक तनाव की स्थिति में संयम बनाए रखने में समर्थ होता है, ये भी क्वालिटी हो गई। वह दुश्चिंता एवं अंतर्द्वंद से अपेक्षाकृत मुक्त होता है, ये भी हमारी क्वालिटी होगी। इसका मतलब है ही इज़ रिलेटिवली फ्री फ्रॉम एंजाइटी एंड कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन वही सामाजिक अपेक्षाओं पर खड़ा उतरना अपना प्रमुख लक्ष्य बनाता है, यही क्या है? एक मैच्योर व्यक्ति की ये निशानी नहीं है कि वो जो सामाजिक अपेक्षाएं होंगी उन पे खड़ा उतरना अपना महत्वपूर्ण लक्ष्य बनाएगा। तो यही हमारा जो रॉन्ग है वही हमारा यहाँ पे राइट होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
समस्या समाधान के द्वारा अध्यापन में निम्न में से कौन शिक्षक की भूमिका के रूप में सामने नहीं आता? समस्या की स्थिति का निर्माण करना, यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी हम एक बार पढ़ लेते हैं। समस्या को समझने, परिभाषित करने और कहने में विद्यार्थियों की सहायता करना, ये तो भैया आता है। समस्या के समुचित समाधान प्राप्त करने में विद्यार्थियों की सहायता करना, ये भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक पार्ट है। कक्षा में भयमुक्त वातावरण का निर्माण करना, ये भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग में आता है। लेकिन समस्या की क्रिएटिंग द प्रॉब्लम सॉल्यूशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिगत शिक्षा योजना, जिसको हम कहते हैं IEP, व्यक्तिगत शिक्षा योजना निम्न में से किस विचार पर आधारित नहीं है? शिक्षार्थी की वर्तमान विशेषताएं इस पे तो आधारित है। जो भी इंडिविजुअली प्लान तैयार किए जाते हैं वो शिक्षार्थी की जो वर्तमान विशेषताएं होती हैं उन्हें ध्यान में रखकर ही तैयार किए जाते हैं। प्राप्त किए जाने वाले व्यक्तिगत लक्ष्य, ये भी भैया सही बात हो गई। सहकारी अधिगम कार्यनीति का उपयोग, ये भी हमारी सही बात हो गई। कॉर्पोरेट लर्निंग की बात हो रही है यहाँ पे तो। और फिर योग्यता आधारित समूहीकरण के आधार पर विद्यार्थियों का श्रेणीकरण करना, कभी भी ये वाला हमारा रॉन्ग होगा और जो रॉन्ग होगा वही राइट होगा। देखिए दोस्तों, कभी भी किसी भी पॉलिसी हो गई, किसी भी इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान हो गया, कुछ भी हो गया, एक टीचर कभी भी बच्चों को उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग ग्रुप में डिवाइड नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा कर रहा है तो वो एक टीचर की जो क्वालिटी होती है उससे बाहर है, क्योंकि हमें क्लास में सब बच्चों को साथ लेते हुए चलना होता है, ना कि उनको उनकी योग्यता के आधार पर डिवाइड कर दें। अगर हम ऐसा करते हैं तो जो टॉपर्स वाले बच्चे होंगे उनका तो अलग ग्रुप होगा, और जो कम मतलब जिनको समझने में टाइम लगता होगा उनको तो वो बच्चे पीछे ही रह जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, सभी बच्चों को समावेश करा के उनको शिक्षा देने का काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। निम्नलिखित में से कौन बच्चे की भाषा समर्थता के विकास पर विद्यालय का प्रमुख सरोकार नहीं है? एक बार इंग्लिश में पढ़ते हैं, थोड़ा इजी हो जाता है। व्हाट इज़ नॉट अ मेजर कंसर्न ऑफ द स्कूल ऑन द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड लैंग्वेज कॉम्पिटेंस? यहाँ पे कह रहा है कि बच्चे की जो चाइल्ड लैंग्वेज है उसके विकास पर विद्यालय का प्रमुख सरोकार नहीं है। उच्चारण और साक्षरता संबंधी विषय, ये तो है। शब्द भंडार का परिमाण बढ़ाना, ये भी है कि जो उसकी वोकैबुलरी है उसको इन्हांस किया जाए। भाषा उपयोग और निर्माण की क्षमता, ये भी है विद्यालय का प्रमुख सरोकार। लेकिन सोचना और दूसरों के साथ संवाद करना ये नहीं, ये तो बच्चा खुद ही करेगा। टू थिंक एंड कम्युनिकेट विद अदर्स, ये बच्चा खुद करेगा। तो निम्नलिखित में कौन बच्चे की भाषा समर्थता के विकास पर विद्यालय का प्रमुख सरोकार नहीं है? ये तीनों हम स्कूल है उस पर डिपेंड करता है, लेकिन सोचना और दूसरों के साथ संवाद करना ये बच्चा खुद करेगा। आगे बढ़ते हैं। आरंभ के प्राथमिक वर्षों अर्थात कक्षा 4 तक गणित के अधिगम हेतु किस प्रकार के प्रयास किए जाने की आवश्यकता है? अधिगम कठिनाइयों का निदान करना, या फिर संवर्धित कार्यक्रम प्रदान करना, या फिर पाठ्यक्रम सक्षमताओं या कौशलों का पूरा करना, या फिर कक्षा विद्यालय जाने में नियमितता सुनिश्चित करना? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा संवर्धित, प्रोवाइडिंग इन्रिचमेंट प्रोग्राम। मतलब ऐसे प्रोग्राम्स से प्रोवाइड करना जिससे उसकी प्रैक्टिकल ज़्यादा नॉलेज बढ़े, प्रैक्टिकली वो चीज़ों को सीखे। क्योंकि हम ये तो है नहीं क्लास 4 के बच्चे को ज़्यादा टिपिकल से क्वेश्चन लेके मतलब कराना शुरू कर दें। क्लास 4 5th क्लास तक क्या चलता है बच्चा, आगमन से निगमन प्रणाली का उपयोग किया जाता है। हम पहले एग्जाम्पल देते हैं, देन हम उसको क्वेश्चन या फिर जो भी हमें रूल सिखाना है उस पर लेके आते हैं। तो हमें यही वाली जो प्रोसेस है अप्लाई करनी होती है। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर की सहायता से अधिगम की विधि नहीं है? ट्यूटोरियल, या फिर ड्रिल एंड प्रैक्टिस सेशन, या फिर मॉडलिंग, या फिर आंकड़ों की व्याख्या करना और निष्कर्ष निकालना। देखिए ट्यूटोरियल कंप्यूटर की सहायता से अधिगम की कोई विधि नहीं है। बाकी ड्रिल प्रैक्टिस सेशन भी होते हैं, मॉडलिंग भी होती है, और आंकड़ों की व्याख्या करना और निष्कर्ष निकालना भी होता है। किसी विद्यालय पाठ्यक्रम की सर्वाधिक सटीक परिभाषा है? पाठ्यक्रम की पूर्ण सारणी, या फिर विद्यार्थियों के क्रियाकलाप में वृद्धि लाने हेतु प्रयोग की जाने वाली सभी सामग्री, या विद्यालय में संगठित अनुभवों का पूर्ण सेट, या फिर शिक्षार्थियों को दिए जाने वाला ज्ञान का कुल योग। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो विद्यालय का पाठ्यक्रम है उसकी सबसे अच्छी डेफिनेशन क्या होगी? तो उसकी जो डेफिनेशन सबसे अच्छी होगी वो होगी कि विद्यालय में संगठित अनुभवों का पूर्ण सेट, अ कंप्लीट सेट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एक्सपीरियंस इन द स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ती हैं। बहुस्तरीय स्थिति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय क्या है? जिसको कहते हैं मल्टी लेवल सिचुएशन। विद्यार्थियों से सहयोग की मांग करना, या फिर कक्षा में विद्यार्थी संख्या का 30 से अधिक होना, या विभिन्न श्रेणी वाले विभिन्न स्तरों के विद्यार्थियों की अधिगम आवश्यकताओं को एक साथ पूरा करना, या फिर समुचित अध्यापन अधिगम सामग्री यानी कि TLM की व्यवस्था करना। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जो मल्टी लेवल सिचुएशन है उसका इंपॉर्टेंट इशू है विभिन्न श्रेणी वाले विभिन्न स्तर के जो विद्यार्थी होते हैं उनकी अधिगम आवश्यकताओं को एक साथ हम पूरा करें।
एक बच्चा अपनी मनपसंद किताब लेता है, वह प्रायः चित्रों का सुराग के रूप में उपयोग कर इसकी कहानी को फिर से कहता है। वह इस प्रक्रिया में क्या दर्शाता है? आख्यान या वाक्यगत जागरूकता या आपतित पठन या फिर स्वानिकी बोध। देखिए ये क्या है, नैरेटिव है कि वो क्या कर रहा है, कोई अपनी किताब ले रहा है, फिर उसके चित्रों के सुराग से यूज़ करके एक कहानी को नैरेट कर रहा है। कोई शिक्षक बहुत प्रभावी हो सकता है यदि वह अच्छी शिक्षण सहायक सामग्री का अवलोकन करे, या फिर वह विद्यार्थियों की प्रश्न पूछने में सहायता करे, या फिर वह विद्यार्थियों को प्रवीणता में सहायता करे, या उसके विद्यार्थी उच्च अंक प्राप्त करते हैं। उच्च अंक की तो बात बिल्कुल गलत हो गई, यहाँ पे राइट आंसर होगा विद्यार्थियों की प्रवीणता में सहायता करे। तभी कोई शिक्षक बहुत प्रभावी हो सकता है, जो कि हेल्प करता है स्टूडेंट को मास्टरी लर्निंग अचीव करने में। सामाजिक परिपक्वता के गुण को सर्वाधिक उपयुक्त ढंग से निम्न प्रकार वर्णन किया जा सकता है। यहाँ पे बात हो रही है सोशल मैच्योरिटी की। मित्रों को जीतने और लोगों को प्रभावित करने की योग्यता, या फिर उच्च स्तर पर वैयक्तिक समायोजन, या फिर उच्च स्तर की सामाजिक समर्थता, व्यक्तिगत आवश्यकताओं और प्रयोजनों का सामाजिक आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों से उच्च समन्वय। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत आवश्यकताओं तथा प्रयोजनों का सामाजिक आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों से उच्च समन्वय करना। जो सोशल मैच्योरिटी है वो सबसे उसका बेस्ट तरीका है कि अ हाई डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ वंस नीड एंड पर्पस विद दोज ऑफ द सोशल ऑर्डर। किसी की भी जो नीड है उसके पर्पस है, उसके अकॉर्डिंग सोशल ऑर्डर को मेंटेन बैलेंस रखना। देखिए यहाँ पे सेट दिया गया है, पियाजे मॉडल के संज्ञात्मक विकास को दर्शाया गया है, और तो आपको सेट 1 से सेट 2 को मिलान करना है। कैसे करेंगे देखते हैं, पहले पूरा क्वेश्चन स्क्रीन पे लेते हैं। संवेदी प्रेरक जिसको कहते हैं, यहाँ पे मैं आपके लिए इंग्लिश वाला दिखाती हूँ, काफ़ी इजी रहेगा। सेंसरी मोटर स्टेज या जिस प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशन। संवेदी प्रेरक अवस्था पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, अकारिक संक्रियात्मक। देखिए इसमें जो आपका राइट मिलान होगा, जो संवेदी प्रेरक में क्या होता है, वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है, तो ये हमारा ए का हो गया। और फिर पूर्व संक्रियात्मक में क्या होता है बच्चों, उसमें बच्चे के अंदर ईगोसेंट्रिज्म का डेवलपमेंट हो जाता है, ये हमारा बी का हो गया। उसके बाद मूर्त संक्रियात्मकता में क्या होता है, वो रिवर्सेबल थिंकिंग करने लगता है, तो ये सी का हो गया। उसके बाद जो हमारी फॉर्मल ऑपरेशन की स्टेज होती है उसमें क्या करता है, वो डिडक्टिव थिंकिंग भी स्टार्ट कर देता है, मतलब कि निगमन यानी कि वो निगमनात्मक चिंतन होता है, उसको भी फॉलो करने लगता है। तो हमारा इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, फर्स्ट वाला कूट होगा। एक बार आप लोग को मैं PDF दे दूंगी, आप यहाँ मिलान कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन विकास में अनुवांशिकता के प्रभाव का सर्वाधिक उपयुक्त वर्णन करता है? अनुवांशिकता ये तय करती है कि हम कहाँ तक जाएंगे, ऐसी तो कोई बात नहीं है। हम इस बात को तय करते हैं कि हमें कहाँ तक जा सकते हैं, ये इस बात का मुख्य निर्धारक है कि हम कहाँ तक जाएंगे, ये इस बात का मुख्य निर्धारक है कि हम कहाँ तक जा सकते हैं। देखिए सेकंड वाली बात सही होगी, ये इस बात को तय करती है कि हम कहाँ तक जा सकते हैं। निम्न में से किसके द्वारा अधिगम अंतराल की पहचान और इसका निराकरण किया गया है? जो रिमीडियल टीचिंग होती है, आपकी उपचारिक अधिगम होता है, उसमें हम क्या करते हैं, जो भी अधिगम अंतराल आ रहे हैं उसका जो लर्निंग गैप्स होते हैं चिल्ड्रन के बीच के, उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। आपने कक्षा 5 के गणित के विद्यार्थियों की परीक्षा आयोजित की, इसमें अधिकांश विद्यार्थी उत्तीर्ण नहीं हो पाए। आपको दूसरी परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र तैयार करने और परीक्षा लेनी है, आप कौन सी परीक्षा लेना पसंद करेंगे? तो यहाँ पे क्या होगा, डायग्नोस्टिक टेस्ट होगा, ना तो समेटिव टेस्ट होगा, ना ही मास्टरी टेस्ट होगा, ना ही फॉर्मेटिव टेस्ट होगा। प्रतीकात्मक उद्दीपन के प्रति संवेगी अनुक्रिया निम्न में से किसका परिणाम है? परिपक्वता का। प्रतीकात्मक उद्दीपन क्या होता है, जो आपकी सिंबॉलिक देखो इमोशनल रिस्पॉन्स टू सिंबॉलिक स्टिमुली इज प्राइमरी द रिजल्ट ऑफ द परिपक्वता का, अधिगम का या समायोजन का, या फिर ये आपका होगा वर्धित इंद्रिय बोध, जिसे कहते हैं इंक्रीज सेंसरी परसेप्शन। सामान्यकृत विचार और विशेषताएं जो एक पुरुष और महिला में होनी चाहिए, निम्न में से क्या है? जेंडर रूट धारणा। देखिए जेंडर भूमिका, जेंडर समानता या जेंडर समानता, जेंडर रूट धारणा। A generalized view या characteristic that ought to be possessed by women and men constitute। जेंडर समानता होना चाहिए यहाँ पे राइट आंसर। पता नहीं जेंडर स्टीरियोटाइप क्यों लगाए, आई एम डाउट में, इसका राइट आंसर समानता की बात होनी चाहिए, क्योंकि रूढ़िवादी थॉट्स को तो हम प्रमोट नहीं करते हैं, अब हम इक्वलाइजेशन की बात करते हैं। किसी विद्यार्थी की अनुचित अनुक्रिया को निपटाने का उत्तम तरीका क्या हो सकता है? विद्यार्थियों को पुनः विषय वस्तु के बारे में विस्तार से समझाना, या फिर विद्यार्थियों को यह बताना कि उसका उत्तर गलत है। नहीं, हम इस तरीके से उनके उत्तरों को एकदम से नकार नहीं सकते। दूसरे विद्यार्थी
से सही उत्तर बताने के लिए कहना, ये तो पहले वाले की इंसर्ट हो जाएगी। व्याख्या करना, उत्तर देने के लिए दूसरा अवसर प्रदान करना, दिस इज़ द राइट आंसर। माइक्रो टीचिंग एक तकनीक है जिसका उपयोग किया जाता है कम संख्या वाली कक्षाओं के अध्यापन हेतु, या फिर अनुरूप स्थिति में अध्यापन हेतु, या फिर विशिष्ट अध्यापन कौशल में शिक्षक की तैयारी हेतु, या फिर कठिन अवधारणाओं का अध्यापन हेतु। इसका राइट आंसर हो जाएगा विशिष्ट अध्यापन कौशल में शिक्षक की तैयारी हेतु। अब हमारा दूसरा शुरू होता है। हिंदी रचना के अनुसार निम्नलिखित वाक्य का भेद किस विकल्प में दिया गया है। लोग तभी गिरते हैं जब असावधान होते हैं। देखिए ये कौन सा वाक्य है, ये हमारा संयुक्त वाक्य, यहाँ पे जब आ गया ना। भारत में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाओं के परिवार किस विकल्प में दिए गए हैं। इसका हमारा राइट आंसर होगा फोर्थ वाला, भारोपीय, आग्नेय, द्रविड़, तिब्बत धर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। इस मंदिर में लोग पीताम्बर पहनकर पूजा करते हैं। यहाँ जो पीताम्बर है इसमें आपको बताना है कि पीताम्बर में कौन सा समास दिया हुआ है। देखिए पीताम्बर क्या होता है, पीला है जिसका अंबर है, जो जैसे वर्ड जिसमें आते हैं वो हमारा कर्मधारय समाज होता है। हमारे वीर सैनिक देश के लिए अपनी डैश है। उपयुक्त मुहावरा क्या होगा, यहाँ पे मुहावरा फिल करना है। जान फूंकना, जान निकालना, जान लगाना या जान लेना। तो हमारे वीर सैनिक देश के लिए अपनी जान लगा देते हैं, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों की व्याकरणिक कोटियाँ किस विकल्प में ठीक ठीक प्रदर्शित की गई हैं। यहाँ पे शब्द लिखे हैं, फिर आपको बताना है कि ये विशेषण, संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम वाले हैं या क्या, फिर इसमें क्या आएगा। देखिए इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। सुंदरता हमारा विशेषण है। विशेषण कौन से शब्द होते हैं, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। और विशेषण की पहचान करने का एक अच्छा तरीका है, इनमें मुख्यतः इन जो शब्द होंगे उसके लास्ट में ता है या पन या फिर तब जैसे शब्द जुड़े हुए मिल जाते हैं। दूसरा जो अपनाया है वो हमारी संज्ञा हो गई, आप हमारी क्रिया हो गई, उष्ण हमारा सर्वनाम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। संस्कृत मूल के जो शब्द उसी रूप में हिंदी में आ गए हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम तत्सम कहते हैं। प्रतिकूलता शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग और प्रत्यय किस विकल्प में दिया गया है। देखिए प्रतिकूलता में प्रति क्या हो गया, उपसर्ग हो जाएगा, और ता क्या होगा, अ हमारा प्रत्यय हो जाएगा। नहीं सॉरी दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा सेकंड वाला। प्रतिकूलता में प्रति हमारा उपसर्ग होगा और ता हमारा प्रत्यय होगा। दवाई का बहुवचन क्या होता है, दवाइयाँ। श्रीमान का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, श्रीमती। खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाला प्रथम कवि हम अमीर खुसरो को मानते हैं। अब हमारे कुछ क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के। चूज द ऑप्शन विच बेस्ट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम। शी क्रॉड फॉरवर्ड इंच बाई इंच। इंच बाई इंच मतलब स्लोली एंड केयरफुली, बहुत ध्यान से आगे बढ़ना और धीरे धीरे। चूज द ऑप्शन विच, यहाँ भी हमारा फ्रेज आया है टर्न अप, जो अंडरलाइन किया गया है हु कैन से हु विल टर्न अप नेक्स्ट। तो यहाँ पे टर्न अप का जो मीनिंग होगा वो क्या होगा, अराइव। चूज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन द वर्ड सिमिलर इन द मीनिंग टू द वन गिवन बिलो। फ्रॉथ, फ्रॉथ का मीनिंग क्या होता है, फोम। चूज द ऑप्शन टू फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वेयर इज माई पेन, मेरा पेन कहाँ है। राम आंसर देता है राम डैश इट यस्टरडे, राम ने जिसको खो दिया कल। यहाँ बीते हुए कल की बात हो रही है, यानी कि हैड लॉस्ट, राम जिसे खो चुका था कल। फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है ही रूल्स देश अ वास्ट एम्पायर, यानी कि ही रूल ओवर द वास्ट एम्पायर। इन इनटू एट आने का सवाल ही नहीं उठता। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा चूज द ऑप्शन टू फिलिंग द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वी डैश राम एंड श्याम फॉर मैनी ईयर्स। तो वी हैव बीन नोइंग राम एंड श्याम फॉर मैनी ईयर्स, हम बहुत सालों से राम और श्याम को जानते हैं। देखिए यहाँ पे फॉर आया है, फॉर और सिंस हमारा हमेशा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आता है, इसीलिए मैंने हैव बीन यूज़ किया। या तो हैव बीन यूज़ होता या फिर हैड बीन होता, ना यहाँ पे हैड बीन नहीं है और ना ही विल हैव बीन है, शैल हैव बीन है, तो बचा क्या, हैव बीन बचा। इस तरीके से हम चीज़ों को अप्लाई करते हैं। चूज द ऑप्शन इन विच इज ईच वर्ड इन द फॉलोइंग टेबल हैज़ बीन करेक्टली मैच विद इट्स रिस्पेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच। फॉर्मी क्या है हमारा, फ्लक्स, बट, कैन। देखिए
बट हमारा क्या होता है, बट हमारा कंजूशन होता है। अगर हमें 3-4 वर्ड्स में से 2-3 वर्ड की भी पता है ना कि वो कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग करते हैं, तब भी हम अपने आंसर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट का हमें समझ में आ गया, बट क्या है, कंजूशन होता है। कैन क्या होता है, कैन तो भैया वर्ब होता है। दो हमें मिल गए तो हमारा राइट हो गया सेकंड वाला। इस तरीके से हम इजीली, हमें फॉर्मी या फ्लेक्स समझ में नहीं भी आ रहा अगर, तो हम बट और कैन तो हमें पता है ना। और देखिए एक अच्छी बात क्या है, कंजूशन भी सिर्फ एक ही रो में लिखा है, इस रो में यहीं पे लिखा है, और कैन में वर्ब हमारा यहीं पे लिखा है। विच फॉर्म ऑफ सेंटेंस इज द फॉलोइंग। आई वॉज ऑफर्ड अ चेयर। देखिए वॉज के साथ में, वैसे तो अगर हम एक्टिव वॉइस की बात करें, सिंपल सेंटेंस में आईएनजी आती है, बट यहाँ पे वॉश के साथ में क्या आ रही है, ईडी आ रही है, यानी कि थर्ड फॉर्म आ रही है। इसका मतलब क्या है, ये एक पैसिव वॉइस है। चूज द करेक्ट ऑप्शन इन टू फिलिंग द ब्लैंक्स। सीता हैज गॉट डैश अ नाइस स्माइल। तो सीता हैज गॉट अ नाइस स्माइल, यहाँ पे आपको पॉपुलर का अपोजिट ढूंढना है, वो क्या होता है, नोटोरियस। चूज द ऑप्शन विच बेस्ट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम। ये तो फिर रिपीट हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए ये हमारा मैथ्स का पोर्शन मैथ्स नहीं है, फिजिक्स है। फिजिक्स केमिस्ट्री वाला पार्ट है ये, साइंस का। समय t=0 पर किसी स्कूटर का वेग 21 मीटर पर सेकंड है। इसकी गति 50 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से कम हो रही है, यानी वेग नेगेटिव हो रहा है। 4 सेकंड के अंत में ये स्कूटर कितनी दूरी तय कर लेता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 80 मीटर। हाउ टू सॉल्व फ्रेंड्स, मैं आपको 2-3 दिन में वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी डिटेल्स और एनालाइज करके, ये जितने भी आपके न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है उसे सॉल्व करने का। एक्चुअली मेरे पास अभी वो सोर्स नहीं है जिससे मैं सॉल्व कर सकूं, और मैं अगर हाथ से लिखती हूँ तो मेरा उतने अच्छे से मतलब नंबर्स वगैरह नहीं बन पाएंगे, और ना ही उतना स्पेस बचता है। ओके फ्रेंड्स, बस बट आप लोग सपोर्ट करते रहना मुझे, जिससे कि मैं आगे ऐसी वीडियोस लाती रहूँ। सोडियम में सही इलेक्ट्रॉन का वितरण क्या है। देखिए सोडियम, जिसको हम Na से शो करते हैं, आप सब ने पढ़ा होगा, ये तो बच्चों वाली चीज़ है, 281। क्योंकि जो सोडियम होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है हमारा, 11 होता है। और हमने अफवाऊ प्रिंसिपल तो पढ़ा ही है, हम सभी लोगों ने 11th-12th में, याद करिए वो 11th-12th में हम लोग कोचिंग जाया करते थे, और वहाँ पे केमिस्ट्री के टीचर जब हमको पहली बार वो अफवाऊ रूल्स पढ़ाया था, कितना अजीब सा लगा था कि ये क्या पढ़ा रहे हैं हम। लेकिन एक बार जब आपने उसको समझ लिया तो बिल्कुल अभी भी हलवा है। तो अफवाऊ प्रिंसिपल से हमने इसका इलेक्ट्रॉनों का वितरण निकाल लिया, 281। संतृप्त एथिलिक हाइड्रोकार्बन यौगिक क्या है, ये हमारा ब्यूटेन है। इसमें ना बेंजीन है, ना साइक्लोहेक्सिन है, ना ही एथीन है। कोई पिंड दो क्रमागत समान दूरियों को v1 और v2 चालों द्वारा तय करता है। इस पिंड की औसत चाल क्या होगी, इसकी औसत चाल क्या होगी, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। कोई खुली जीप किसी सरल रेखीय पथ पर एक समान वेग से गतिमान है। आगे की सीट पर बैठा कोई व्यक्ति किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर उछालता है। कुछ समय बाद वह गेंद क्या होगी, कोई खुली जीप है, सही है, वो किसी सरल, ये हमारी एक जीप हो गई। ड्राइंग मेरी बहुत बेकार है दोस्तों। एक सरल रेखीय पथ पे गतिमान है, ये पहिया लगा दें, और इसमें इसकी कमी थी, अब तो ये अजीब ही हो गई। और उसका जो वेग है वो कैसा, यूनिफॉर्म है। आगे की सीट पर यहाँ पे कि व्यक्ति बैठा है जो किसी गेंद को ऊपर को उछालता है। कुछ समय बाद वो गेंद क्या होगी, उसके हाथ पे आके गिरेगी, और क्या होगा, जीप के सामने गिरती है, नहीं, जीप की पिछली सीट पर गिरती है, या जीप के बाहर गिरती है, फॉल्स बैक इन हिज हैंड। 15 मीटर पर सेकंड के 36 वेग से किसी सरल रेखा के अनुदिश गतिमान कोई 40 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड 10 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी स्थिर लकड़ी के गुटके से टकराकर चिपक जाता है। यदि पृष्ठ चिकना है तो संघट्ट के पश्चात संयुक्त पिंड उसी सरल रेखा के अनुदिश किस वेग से गति कर रहा है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 12 मीटर पर सेकंड। कोई पिंड इस प्रकार गति करता है कि उसके द्वारा चली गई दूरी लिए गए समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। इस पिंड की गति के विषय में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है, पिंड शून्य त्वरण से गतिमान है, या पिंड का त्वरण नियत है, या फिर पिंड बढ़ते त्वरण से गति कर रहा है, या फिर पिंड घटते त्वरण से गति कर रहा है। यहाँ पे राइट आंसर होगा पिंड का त्वरण नियत है। पृथ्वी पर जल के संसाधन है,
समुद्र, महासागर, पर्वतों व ध्रुव पर हिम या फिर मानसून वर्षा या फिर महासागर हिम वर्षा और भूमिगत जल, ये सारे क्या हैं? ओशियन हो गए, स्नो हो गए, रेन, अंडरग्राउंड वाटर, ये सारे हमारे रिसोर्सेज ऑफ वाटर हैं। रबी की फसल कौन सी नहीं है? देखिए हमारी वीट रबी की फसल नहीं होती, सरसों, काला चना, मटर, ये सारे क्या हैं? हमारी रबी की फसल है। इसकी ट्रिक भी होती है बट अभी मुझे याद नहीं आ रही, वरना मैं लिख देती। रबी की फसल कौन सा भोजन तुरंत ऊर्जा देता है, जो इसमें कि कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है? वाट सेकंड किसका मात्रक है? वाट हमारा किसका होता है? शक्ति का होता है। कौन सा अंग के द्वारा रक्त को सारे शरीर में अभिगमन किया जाता है? हृदय। 10 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई पिंड 5 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान है। यदि इस पिंड का वेग 3 गुना कर दिया जाए तो पिंड की गतिज ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन क्या होगा? 800%। मनुष्य के शरीर में छोटी आंत की लंबाई 7.5 मीटर होती है। सही कथन को चुनिए। ईंधन का जलना भौतिक परिवर्तन है या फिर मीथेन, जल, CFC इत्यादि ग्रीन हाउस गैसें नहीं है, या फिर क्लोरोफिल जो एक हरित वर्णक है, प्रकाश संश्लेषण में उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। दिस इज राइट। तृतीय श्रेणी के उत्तोलकों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। उत्तोलक समझते हैं आप लोग? लीवर्स। इन उत्तोलकों में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तृतीय श्रेणी के उत्तोलकों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इसमें आपका पहला है कि इन उत्तोलकों में आयास आलंब और भार के मध्य में होता है, या फिर इन श्रेणी के उत्तोलकों का यांत्रिक लाभ 1 से अधिक होता है, या फिर चिमटी और मानव भुजा का हथेली पर भार थामे रखना तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है। तो यहाँ पे हमारा राइट जो आंसर हो जाएगा A और B हो जाएगा। कौन सा रॉन्ग है इसमें पूछा जा रहा है। देखिए, बुध हमारा सूर्य के सबसे पास है, सही है। शुक्र हमारा सबसे गर्म ग्रह है, या फिर शनि हमारा बगैर रिंग का ग्रह है। तो कौन सा गलत है ये पूछ रहा है हमसे। तो जो हमारा शनि है वो कैसा है? हमारा बगैर रिंग का ग्रह नहीं है, हमारा रॉन्ग है। देखिए, 8 मीट्रिक टन द्रव्यमान का कोई इंजन 5 डिब्बों वाली किसी ट्रेन जिसमें प्रत्येक डिब्बे का द्रव्यमान 2 मीट्रिक टन है को 36 पटरी पर बल लगाकर खींच रहा है। यदि इंजन 3.5 × 10⁴ न्यूटन बल लगाता है और पटरी चिकनी है तो डिब्बा नंबर 1 डिब्बे नंबर 2 पर कितना बल आरोपित करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.8 × 10⁴ न्यूटन। सॉल्यूशन आपको जल्दी ही मिलेगा। यदि किसी पिंड की गति की दूरी समय कोई सरल रेखा है परंतु वह समय अक्ष के समांतर नहीं है, तो ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उसका त्वरण शून्यतर है, या फिर उसका जो त्वरण है वो नियत है, या फिर त्वरण वृद्धि करता है, या फिर वेग नियत है। तो हम कहेंगे कि कोई पिंड ऐसा है जिसकी जो गति है वो दूरी समय का कोई सरल रेखा पर है परंतु वह समय अक्ष के समांतर नहीं है। तो ये निष्कर्ष निकलता है कि उसका जो वेग होगा उस वस्तु का कांस्टेंट होगा। यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा जा रहा है कि ठोस और द्रव को संपीड़ित नहीं किया जा सकता जबकि गैस को संपीड़ित किया जा सकता है। क्या ये गलत है? नहीं, ये तो सही है। गैस सभी उपलब्ध स्थान को घेरती है, ये भी सही है। द्रव्य शांतिपूर्वक वाष्पीकृत का कर शीतलता पैदा करता है, ये भी सही है। 0.5 मोल नाइट्रोजन गैस व 0.5 मोल नाइट्रोजन परमाणु के द्रव्यमान 28 ग्राम व 14 ग्राम है। दिस इज रॉन्ग। यदि x के 50% का 20%, देखिए x के 50% का, ये देखिए लिखने में मेरा बैठ ही नहीं पा रहा है, मैं ट्राई भी करूं फिर भी कोई बात नहीं दोस्तों, मैं आपको अभी आंसर ही बता देती हूँ। यदि x के 50% का 20%, y के 25% का 50% का दुगना है तो x y से कितना प्रतिशत अधिक या कम है? तो हमारे यहाँ पे राइट आंसर होगा 150% अधिक। केंद्र O वाले एक वृत्त में जीवाएं, आप जीवाएं समझते हैं ना, ऐसे हमारी केंद्र O हो गया, अरे भैया एक ही हमारी जीवा हो गई AB। केंद्र O वाले एक वृत्त में जीवाएं AB और CD, ये 2 जीवाएं हो गई जो एक दूसरे के समांतर हैं, केंद्र के विपरीत और स्थित हैं। यदि AB बराबर हमारा 20 हो गया, AB हमारा 20 है और CD हमारा 48 है और जीवाओं के बीच की दूरी हमारी 34 है,
तो वृत्त का व्यास निकाल लेंगे, बहुत इजी है पहले, और इसका राइट आंसर होगा 52। त्रिभुज ABC में एंगल सी हमारा 60 है, एंगल ए 75 है, और AD हमारा क्या है, पैरेलल है BC के, जहाँ D क्या है, BC पर एक बिंदु है। मैं डायग्राम ड्रॉ कर देती हूँ, देखिए ये हमारा एक त्रिभुज हो गया, जिसमें एंगल ए कितना है, इसको A नाम दे दिया, इसको B नाम दे दिया, इसको C नाम दे दिया। एंगल C हमारा 60 है, एंगल A हमारा 75 है, और AD क्या है, BC पे पैरेलल है। ये हमारा AD हो गया जो कि BC पे पैरेलल आ रहा है, और BE क्या है, BE पैरेलल है AC पे, ये हमारा BE हो गया। E पर है, जहाँ E AC पर एक बिंदु है, AD और BE क्या है, परस्पर, ये जो बीच का पॉइंट है इसको हमने H नाम दिया है, इसमें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। तो हमसे वो CHD की माप पूछ रहा है, इसका आंसर 60 डिग्री हो जाएगा। त्रिभुज ABC में भुजाएं AB और AC को क्रमशः P और Q तक बढ़ाया गया है। त्रिभुज PVC और त्रिभुज QCB के समद्विभाजक परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि एंगल A हमारा 56 डिग्री है तो एंगल BOC किसके इक्वल होगा, 62 के। आयतन 46,656 सेंटीमीटर क्यूब वाले एक ठोस घन को 8 बराबर आयतन वाले घनों में काटा जाता है। मूल घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का छोटे 8 घनों के कुल मिलाकर पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा, 1:2 होगा। ये हमारा है जिसका मैं आपको सिर्फ आंसर बताती हूँ, 1 आंसर आ जाएगा। चतुर्भुज ABCD में एंगल C, चतुर्भुज ABCD में एंगल C हमारा कितना हो गया, एंगल C 102 है, एंगल D 58 है, और एंगल B और एंगल A और एंगल B के समद्विभाजक परस्पर P पर मिलते हैं। APB का माप क्या होगा, यहाँ पे 80 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। रमन ने एक वस्तु 8% के लाभ पर बेची। यदि वह वस्तु ₹150 अधिक मूल्य पर बेची जाती तो लाभ 14% का होता। यदि वह वस्तु को 2650 पर बेचता तो लाभ का परसेंट कितना आता, 6% आता। ये एक क्वेश्चन है जिसमें पूछा जा रहा है, सॉल्व करने पे हमारी ये वाला ट्रू होगा। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में 1:2:3 का अनुपात है। यदि इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है तो आयतन कितना होगा, 1500√2। दो संख्याओं का लासा उनके मासा के 340 गुने के बराबर है। यदि उनका मासा 26 है और एक संख्या 442 है तो दूसरी संख्या हमारी 520 होगी। किसी राशि का मिश्र धन 2 वर्ष पश्चात 12% वार्षिक दर से रुपीस इतना है, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। उस राशि पर उसी दर से पहले से दुगने समय के लिए साधारण ब्याज कितना होगा, 7200 हो जाएगा। ए अकेला किसी काम, ये हमारा टाइम वर्क का क्वेश्चन हो गया कि 4/5 पार्ट को 20 दिन में पूरा करता है। शेष काम को ए और बी मिलकर 3 दिन में समाप्त करते हैं। बी अकेला प्रारंभिक काम के दुगने को कितने दिन में पूरा करेगा, 75 दिन में। 2 वर्ष पहले रितु की आयु अपनी पुत्री की आयु के 3 गुने के बराबर थी। अब से 2 वर्ष बाद उसकी आयु का दुगना उसकी पुत्री की आयु के 5 गुने के बराबर होगा। रितु और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु का योग कितना होगा, 52। एक लंबवृत्तीय ठोस विलन के आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर है। उसका आयतन 2002 सेंटीमीटर क्यूब है। विलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 880 आपका आंसर हो जाएगा। कोई राशि ABCD 3:4:8:6 के अनुपात में है। यदि C का भाग B के भाग से 28-20 रुपये अधिक है तो AD के भागों का योग होगा 35-64। आंसर 3 इज राइट। एक लंबवृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में 2:3 का अनुपात है। बेलन की त्रिज्या कितनी होगी, 1:2। ये हमारी एक अलजेब्रा का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। उस कोण का माप जिसका संपूरक उसके पूरक के 4 गुने के बराबर है, 60 डिग्री। भुजा 2a वाली इकाई वाले एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का एक वर्ग जिसका विकर्ण 2a इकाई है के क्षेत्रफल के अनुपात में कितना होगा, √3:2। उष्ण कटिबंध निम्नलिखित में से किन अक्षांशों के बीच में होता है, 23½ डिग्री नॉर्थ से और 23½ डिग्री साउथ। भारत की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 के बीच में निम्नलिखित प्रतिशतों में कौन दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर दर्शाती है, 17.64। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित अंकों में से भारत की जनसंख्या घनत्व को कौन दर्शाता है, थी 28 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। फर्स्ट वाला राइट है।
अंतर 1 डिग्री के अंतराल पर अक्षांश रेखाओं को खींचा या चिह्नित किया जाता है। अगर तो उत्तरी गोलार्ध में उनकी कुल संख्याएं 90 होंगी। निम्नलिखित दिए गए प्रतिशतों में कौन सा वायुमंडल में पाए जाने वाला नाइट्रोजन गैस के लिए सही है? नाइट्रोजन कितनी होती है? 78-79%। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या के लिए निम्नलिखित प्रतिशतों में कौन सही है? 25.58। राइट आंसर विल बी फर्स्ट। समुदाय की भूमि को क्या कहते हैं? देखिए, समुदाय की जो भूमि होती है, जो कम्युनिटी लैंड होती है, उसको कहते हैं कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स, यानी कि सार्वजनिक संपत्ति संसाधन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राजतंत्र में राजा के पास शासन करने के लिए पूर्ण शक्ति होती है, यही वाला सही है। निम्नलिखित में से किसे भारत का मानक देशांतर के रूप में जाना जाता है? सेकंड वाला राइट आंसर है, 82 डिग्री हाफ ईस्ट। देश में नवी पंचवर्षीय योजना में किस वर्ष में आरंभ की गई थी? 1995 में। भारतीय संविधान के पिता के रूप में किसको जानते हैं? भीमराव अंबेडकर को। सीढ़ीदार खेती निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में की जाती है? पहाड़ी वाले जो इलाके होते हैं, ढलानों पर, यानी कि हिल स्लोप पर। पृथ्वी और उसके वायुमंडल में जल का स्थानांतरण किस निम्नलिखित तत्वों के समूह को सम्मिलित करता है? वाष्पीकरण को, संग्रहण को, वर्षण को और जलवाह को। जब 20 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय के सुबह के 10 बजे हों तो तब 80 डिग्री पूर्वी देशांतर का स्थानीय समय का मान क्या होगा? 2 बजेंगे, 2 शाम के, दोपहर के 2 सॉरी। निम्नलिखित प्रकरणों में से हस्ट और ग्रेवन किसके द्वारा बनाए जाते हैं? फॉल्टिंग, जिसको कहते हैं भ्रंश। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा तंत्र निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी चलाती है? जो आपकी गवर्नमेंट एजेंसी होती हैं, वो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम, जहाँ पे आपके कोरोना वैक्सीन भी लगाई गई थी फ्री में। ग्राम सभा के सचिव का चुनाव या नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ग्राम सभा के सदस्यों के द्वारा, मेंबर ऑफ ग्राम सभा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित लिंग अनुपातों में से भारत के लिए कौन सी सही है? 940 स्त्रियां प्रति 1000 पुरुष पर। दिल्ली और कन्याकुमारी के बीच नई रेलगाड़ी आरंभ करने के लिए निम्नलिखित सरकारी संस्थानों में किसके पास अधिकार होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि दोनों हमारे कन्याकुमारी। छोटे भूखंडों पर साधारण उपकरणों द्वारा अधिक श्रम के साथ मैदानों में खेती करने वाले किसानों को निम्नलिखित कृषि के प्रकारों में से किस में वर्गीकृत किया गया है? आदिम जीविका कृषि में। दोस्तों, ये हमारा 2018 का जो KVS PRT का पेपर आया था वो कंप्लीट हो गया। यहाँ पे जो आपके जितने भी न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन थे जो मैंने सॉल्व नहीं कराए, क्योंकि मेरे पास वो रिसोर्स रहेंगे जिससे मैं सॉल्व करा सकूं, 2-3 दिन में मैं अपनी चीज़ें प्रॉपर सेट कर लूँगी, तब मैं आपके लिए एक वीडियो अलग से लेके आऊँगी जिसमें आपको सारे न्यूमेरिकल्स जो आए हुए हैं 2018 में, वो आपको अलग से कंप्लीट डिटेल में सॉल्व करे हुए मिल जाएंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर करें। और कोई भी कमी हो तो प्लीज़ बताएं, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन दें। अगर एक आध क्वेश्चन का आंसर गलत हो गया हो तो मुझे उसके लिए माफ़ करें, और बाकी अपनी कोई भी राय हो कमेंट सेक्शन में दें। थैंक यू फ्रेंड्स।